हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 8 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो सबसे पहले देखते हैं इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम व्यवस्थित रूप से जमे हुए सॉफ्टवेयर का एक समूह है जो कि आंकड़ों एवं निर्देश के संचरण को नियंत्रित करता है। सबसे पहले देखेंगे बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता। इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है। कंप्यूटर का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है, यह केवल हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू इत्यादि का समूह है। ऑपरेटिंग सिस्टम समस्त हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही प्रयोगकर्ता को कंप्यूटरकर्ता के विभिन्न भागों की जानकारी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही प्रयोगकर्ता अपने सभी कार्य तनाव रहित होकर कर सकता है। यह सिस्टम के साधनों को बांटता एवं व्यवस्थित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई अन्य उपयोगी विभाग होते हैं जिसके सुपुर्द कई काम केंद्रीय प्रोसेसर द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रिंटिंग का कोई कार्य किया जाता है तो केंद्रीय प्रोसेसर आवश्यक आदेश देकर वह कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर छोड़ देता है और वह स्वयं अगला कार्य करने लगता है। इसके अतिरिक्त फाइल को पुनः नाम देना, डायरेक्टरी की विषय सूची बदलना, डायरेक्टरी बदलना आदि कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। इसके अंतर्गत निम्न कार्य आते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं देखते हैं बच्चों। सबसे पहले है फाइल पद्धति। फाइलें बनाना, मिटाना एवं फाइल के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, फाइल निर्देशिका को व्यवस्थित करना। इसके बाद है बच्चों प्रक्रिया, प्रोसेस। प्रोग्राम एवं आंकड़ों को मेमोरी में बांटना एवं प्रोसेस का प्रारंभ एवं सामान्यन करना, प्रयोगकर्ता मध्यस्थ फाइल की प्रतिलिपि, निर्देशिका इत्यादि के लिए निर्देश रेखाचित्र, डेस्कटॉप आदि। आगे देखते हैं। इसके बाद है बच्चों इनपुट और आउटपुट। मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क आदि के लिए मध्यस्थ। अब देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इसमें है बच्चों मेमोरी प्रबंधन। प्रोग्राम एवं आंकड़ों को क्रियान्वित करने से पहले मेमोरी में डालना पड़ता है। अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को मेमोरी में रहने की सुविधा प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यह निश्चित करता है कि प्रयोग हो रही मेमोरी अधिलेखित न हो। प्रोग्राम समाप्त होने पर प्रयोग होने वाली मेमोरी मुक्त हो जाती है। अब बात करते हैं बच्चों मल्टी प्रोग्रामिंग की। एक ही समय पर दो से अधिक प्रक्रियाओं का एक दूसरे का प्रचालन होना मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। विशेष तकनीक के आधार पर सीपीयू के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि इन प्रोग्राम में से किस प्रोग्राम को चलाना है। एक ही समय में सीपीयू किसी प्रोग्राम को चलाता है। अब देखते हैं बच्चों मल्टी प्रोसेसिंग। एक ही समय में एक से अधिक कार्य के क्रियान्वयन के लिए सिस्टम पर एक से अधिक सीपीयू रहते हैं। इस तकनीक को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। एक से अधिक प्रोसेसर उपलब्ध होने के कारण इनपुट, आउटपुट एवं प्रोसेसिंग तीनों कार्यों के मध्य समन्वय रहता है। अब बात करेंगे बच्चों मल्टीटास्किंग की। मेमोरी में रखे एक से अधिक प्रक्रियाओं में परस्पर नियंत्रण मल्टीटास्किंग कहलाता है। किसी प्रोग्राम में नियंत्रण हटाने से पहले उसकी पूर्व दशा सुरक्षित कर ली जाती है। जब नियंत्रण इस प्रोग्राम पर आता है तो प्रोग्राम अपनी पूर्व अवस्था में रहता है। मल्टीटास्किंग में यूजर को ऐसा प्रतीत होता है कि सभी कार्य एक साथ चल रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं बच्चों मल्टीथ्रेडिंग की। यह मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है। एक प्रोग्राम एक से अधिक थ्रेड एक ही समय में चलाता है। उदाहरण के लिए एक स्प्रेडशीट लंबी गणना उस समय कर लेता है जिस समय यूजर आंकड़े निकालता है। इसके बाद है बच्चों रियल टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है जब कंप्यूटर के द्वारा किसी कार्य विशेष का नियंत्रण किया जा रहा होता है। इस प्रकार के प्रयोग का परिणाम तुरंत प्राप्त होता है और इस परिणाम को अपनी गणना में तुरंत प्रयोग में लाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित की जाने वाली प्रक्रिया को बदला जा सकता है। इस तकनीक के द्वारा कंप्यूटर का कार्य लगातार आंकड़े ग्रहण करना, उनकी गणना करना, मेमोरी में उन्हें व्यवस्थित करना तथा गणना के परिणाम के आधार पर निर्देश देना होता है।
अब बात करेंगे बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के विषय में। कितने प्रकार हैं इसके। उपयोगकर्ता की गिनती के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में बच्चों? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हैं इसके भाग? सबसे पहले है बच्चों एकल उपयोगकर्ता। एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता काम कर सकता है। ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों बहु उपयोगकर्ता। यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है बच्चों। यहाँ पर एक ही सिस्टम है तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति एक समय में काम कर सकता है। अब यहाँ पर है बहु उपयोगकर्ता, तो यहाँ पर एक साथ कई क्लाइंट काम कर सकते हैं। ओके। यह वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता एक ही समय में काम कर सकते हैं। काम करने के मोड के आधार पर इसे भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला भाग है बच्चों कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जब उपयोगकर्ता सिस्टम के साथ कैरेक्टर के द्वारा सूचना देता है तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं। उदाहरण के लिए डॉस, यूनिक्स। सेकंड पार्ट है बच्चों इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से चित्रों के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करता है तो इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। उदाहरण के लिए है बच्चों विंडो इसका एक उदाहरण है। ओके। तो बच्चों चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।